मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 4 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सबके प्रति बहुत ही विनम्रता के साथ पूरे परिवार की ओर से मैं अपना अभिवादन प्रेषित करना चाहूँगा, और वह इसलिए कि कल मैंने जो अपने ससुर साहब के प्रति आप सबकी ओर से अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसके बारे में आप सबकी संवेदना प्राप्त हुई है और उन संवेदनाओं में जो ईमानदारी झलक रही थी उसे हम सब बहुत गहराई के साथ महसूस कर रहे थे। और सच पूछिए तो वो संवेदनाएं इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रही थीं कि आप सब इस AFEIS का जो एक बड़ा परिवार है उसके सच्चे, गहरे और एक ईमानदार सदस्य हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत विनम्रता के साथ आप सबका एक बार फिर से अभिवादन। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज अपने विषय की शुरुआत करूं, एक सूचना देना चाहूँगा कि इस बीच में बहुत से मेल मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें आप में से बहुत से प्रिय श्रोताओं ने मैडम प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर जानना चाहा है। मैं यहाँ आपको मोबाइल नंबर उनका बता रहा हूँ, लेकिन एक सूचना के साथ, और वो यह कि मैडम प्रीति अग्रवाल से आप केवल अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित सलाह लें। बहुत से स्टूडेंट IAS की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें या एकेडमिक की दूसरी चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं व्यक्तिगत तौर पर, उनके बारे में आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और साथ ही साथ सलाह लेने का जो समय है, प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखें। वह है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो मैडम प्रीति अग्रवाल का जो मोबाइल नंबर है, मैं बहुत इत्मीनान के साथ आप सबको बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं आप। 9644624449। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9644624449। दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे कर्म के एक नए रूप के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, और यह कर्म का नया रूप वह है जिसका एहसास मुझे अभी अभी हुआ। और मैं कह रहा हूं अभी अभी हुआ, तो इसका संबंध मेरे ससुर प्रोफेसर GC अग्रवाल से है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी किसान को रेगिस्तान में हल चलाते हुए देख रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि भैया तुम यहाँ किस चीज़ की खेती करोगे, तो वो कह रहा है कि यहाँ मैं धान की खेती करूँगा। तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यह मूर्ख है, रेगिस्तान में कभी धान की खेती हो सकती है? अगर वहाँ वो नागफनी वगैरह कुछ या बेर वगैरह की खेती करना चाहे तो बात थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन रेगिस्तान और वो भी धान की खेती। या आप यूं कह लीजिए कि एक आदमी है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहां कोई आबादी नहीं है, एक अच्छा खासा सुपर स्टोर खोल ले, अच्छी खासी दुकान खोल ले किराना सामान की। आप कहेंगे कि भैया ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, यहां सामान खरीदने कौन आएगा, राइट? ठीक इसी तरह से आप एक ऐसे व्यक्ति की यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं जिसे खुद नौकरी की जरूरत है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जो खाली बैठा हुआ है, जो आपको बदले में कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन आप उसके यहाँ जाते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसका काम करते हैं, जबकि मालूम है कि उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलना है। उसे भी आप कहेंगे कि यार ये कैसा मूर्ख है। तो ये काम का एक पक्ष हुआ। आप बस इन उदाहरणों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तभी आप शायद मेरी बात को समझ पाए। दूसरी तरफ आप देखिए कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानमंडल के चुनाव हों या संसद के चुनाव हों, तो जो शुरू के 2-3 कद्दावर लीडर होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी पार्टियों के, उन्हीं के जीतने की संभावना होती है। और हम सोचते हैं कि ये जीतेगा या ये जीतेगा, बड़े टक्कर, दोनों में जबरदस्त टक्कर है, कड़ी टक्कर है। लेकिन इसके बाद 10-15 और भी उम्मीदवार होते हैं जो उस चुनाव में खड़े होते हैं, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, और वो ये जानते हुए खड़े होते हैं कि वो इसमें हारेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन वो खड़े होते हैं। ये अब आप देखिए कि वो जान रहे हैं कि वो हारेंगे, फिर भी वो खड़े हो रहे हैं।
बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं और सच पूछे तो उनको ये विश्वास नहीं होता है कि वो आईएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो तैयारी में लगे रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं तो यहाँ उन्हें सफलता की संभावना नहीं है। ये जो दूसरा वर्ग मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने नेता की बात बताई या ऐसे स्टूडेंट की बात बताई, इन्हें सफलता की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम में लगे हुए हैं, कर्म में लगे हुए हैं। ये दूसरी श्रेणी हुई, राइट। अब मैं आपके सामने एक तीसरी श्रेणी रख रहा हूं जो अभी अभी नए रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हुई। दोस्तों, हुआ ये कि मेरे फादर इन लॉ की तबीयत पिछले साल अगस्त से ही खराब होने लगी थी और दिल्ली के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इनके पास बस अब ज़्यादा 4-6 महीने का ही वक्त शेष है। लेकिन फिर भी इलाज में लगे रहे कि अब समय बढ़ता चला गया। अच्छी बात थी, उन्हें तो उसकी अपेक्षा लंबी उम्र मिल गई। इसके बाद 6 फरवरी को मैं उन्हें लेकर के यहाँ भोपाल आ गया था और भोपाल में फिर वो रह रहे थे और जो भी हम लोगों से बन पड़ रहा था हम लोग कर रहे थे। लेकिन 23 मार्च को जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो हमें उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और आप जानते हैं कि 25 मार्च को पहला लॉकडाउन शुरू हो गया। दोस्तों, 2 महीने वे हॉस्पिटल में रहे। 23 मई को उन्होंने उसी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इस दौर में लगातार डॉक्टर देख रहे थे और डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इनके बचने की कोई संभावना नहीं है, इनके स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है। और हम लोग अपनी आंखों के सामने उन्हें तिल तिल करते करते डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है, जैसे कि कोई दीवार बरसात के दिनों में ऊपर से कुछ भी उसको प्रोटेक्शन नहीं है और धीरे धीरे पानी से वो गल रही हो और गिर रही हो। इस रूप में हमने उन्हें देखा है। दोस्तों, कोई संभावना नहीं कि वे स्वस्थ हो जाएंगे, कोई संभावना नहीं कि अभी जो बिगड़ती हुई स्थिति है यही थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, राइट। लेकिन एक बात का संतोष हमारी पूरे या टीम को रहा, परिवार की जो टीम थे और भी दूसरे लोग जो हमारे साथ लगे हुए थे, कि हम लोगों ने जो अपना काम किया वो पूरी तरह से मन लगाकर किया और उस तरीके से किया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। सच पूछिए तो आज जब भी उनकी याद आती है तो हमारे पूरे परिवार को इस बात का बहुत बड़ा आत्मसंतोष है कि हम लोग जो बेस्ट कर सकते थे वह बेस्ट हम लोगों ने किया। हम लोगों ने अपना सर्वोत्तम दिया हर दृष्टि से। और दोस्तों, जब भी एक आपस में बात होती थी तो मैं अक्सर कहता था, डॉक्टर से भी कभी मेरी बात होती थी तो मैं अक्सर कहता था कि डॉक्टर साहब, या घर वालों से जब बात होती थी, कि हम लोग एक हारा हुआ मैच खेल रहे हैं। मतलब एक ऐसा मैच जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि हम हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं क्योंकि उस मैच का नियम यह है कि समय पूरा होने से पहले आप मैदान नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी बात है वो ये है दोस्तों कि जब हम मैच हार चुके होते हैं और हमें केवल समय बिताना होता है तो हमारे खेलने की कला में ढिलाई आ सकती है कि यार अब तो हार ही चुके हैं तो क्या अच्छा खेलना। लेकिन हम लोगों ने यह मैच बहुत बेहतर तरीके से खेला, उतने बेहतर तरीके से जितने बेहतर तरीके से इसे खेला जाना चाहिए था। दोस्तों, ये कर्म का एक नया रूप है, कर्म का एक नया रूप है। यहां कोई आशा नहीं है। देखिए, नेता और जो मैंने स्टूडेंट की बात की वो अगले बार के लिए प्लान कर रहे हैं, आज नहीं तो अगले इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में, चलो यूपीएससी में आईएएस में सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारी तैयारी हो जाएगी, किसी दूसरे एग्जाम में, प्राय कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा। वहां आपको एक अलग तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं वहां संभावनाएं हैं, लेकिन यहां तो संभावना ही नहीं है, बल्कि जो संभावना है वो विपरीत है, असफलता की संभावना है। असफल हो ही चुके हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है। इसके बावजूद अगर कर्म के प्रति मन में आनंद का भाव बना हो, प्रेम का भाव बना हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह कर्म का एक नया सा रूप दिखाई दे रहा है? दोस्तों, इसका परिचय मुझे पहली बार अभी हुआ है कि यह भी कर्म का एक अलग आयाम है। तो दोस्तों, केवल इस नए रूप को ही मुझे आप सब तक पहुंचाना था। आप सब भी इस पर विचार करें और मुझे लगता है कि आपको, हम कोई भी कर्म करें, अगर उस कर्म में भावना शामिल हो जाती है, आनंद का भाव शामिल हो जाता है, तो फिर वही कर्म सेवा में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।